अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। Thank you. Welcome in the online class of medical microbiology. And as per our routine, let us revise the previous lecture. And the student who will revise this lecture, जी बच्चों किसके जिम्मे था? सर मेरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। तो आप काइंडली ज़रा for your fellows and for me especially ओके briefly सर। revise करते हैं ज़रा। जी जी खदीजा सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास बैक्टीरिया था वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज था। इसकी मॉर्फोलॉजी हम पहले डिस्कस करेंगे। ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया होता है अरेंज इन लॉन्ग चेन्स और ये प्रेजेंट होता है अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के मेम्ब्रेन पे और सिर्फ ह्यूमंस में और प्राइमरीली इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। जब हमारे पास मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तब इन्फेक्शन कॉज करता है। और फिर इन्फेक्शन के लिए कुछ फ्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बताए थे आपने। उसमें सबसे पहले था पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। तो यानी व्हीकल्स की स्मोक या कोई वेजिटेबल या क्रॉप उसको हम बर्न कर रहे हैं उसके वेस्ट को, तो उससे उसकी जो स्मोक होती है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं ऐसे जो हमारे जब ह्यूमन बॉडी इनहेल करते हैं तो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज जब केमिकल प्रोसेसिंग के रिजल्ट में ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि डैमेज कॉज करती हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के मेम्ब्रेन को। और थर्ड एलर्जेंस होते हैं एनवायरनमेंट में जैसे फोग, डस्ट, पोलन, स्मोक, तो ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसके अलावा रिस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई ऑलरेडी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन यानी जैसे आजकल कोविड या इन्फ्लुएंजा, और अगर कोई क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज हो और राइट खदीजा थैंक यू बेटे वेल वेरी गुड। तो खदीजा ने हमें तीन बातें बताई हैं। मॉर्फोलॉजी, देन हैबिटेट। हैबिटेट में तीन चीज़ें हैं। एक बताई है खदीजा ने। एक तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे की मेम्ब्रेन्स पे ये बैक्टीरिया ह्यूमन में प्रेजेंट है। सेकेंड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्लिनिकल केसेस टू हेल्दी इंडिविजुअल्स। एंड थर्ड, कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट। तो ये तीन हैं इसके हैबिटेट्स। नेचुरली तो प्रेजेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे और फिर शिफ्ट हो सकता है क्लिनिकल केसेस से, रिजर्वायर से और कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट से। शाबाश। देन बताया कि इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं। अगर वो फैक्टर्स प्रेजेंट हों तो देन चांसेस हैं कि ये बैक्टीरिया डिजीज काज करे। राइट। मोहम्मद हमजा अली। हमजा बेटे आप प्रेजेंट हो तो माइक ऑन करो। मोहम्मद Yes, sir. हमजा, थैंक यू बेटे। नाउ if predisposing factors are available and this bacteria perchance invade through damaged upper respiratory system membrane, then from here onward क्या होगा बेटे? आप जरा थोड़ा सा हमें बताएं हमजा। सर मैं लास्ट लेक्चर में नहीं था। नॉट गुड हमजा, आप नहीं थे तो वो नेट इशू था। आपको वो लेक्चर करके आना चाहिए। काफ़ी दिनों का गैप था। थैंक यू। बहरहाल आप आइंदा से ऐसे ना हो। ओके सर। आसिया हयात। आसिया हयात बेटे आप अवेलेबल हो तो माइक ऑन करो। सर उसका माइक का ना इशू है।
तो वो ओपन नहीं हो चले रहा। चले ठीक है सना, आप उसकी जगह पे आप बोले हो तो चलें, आप यहाँ से ऑनवर्ड बताएं। सर आप ट्रांसमिशन का पूछ रहे थे ना कि कैसे बिल्कुल। ट्रांसमिट बैक्टीरिया होगा। पर चांस इन्वेड कर जाए, देन व्हाट विल हैपन? यस सर, पहले तो बैक्टीरिया जो होगा ना वो वाउंड साइड पे अटैच होगा और फिर सेल में इन्वेड, यानी इन्वेड हो गया है तो फिर उसको चैलेंजेस, उसको सर्वाइवल के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, या तो वो कैप्सुलेटेड हो और प्रोटीन एम हो। अगर ये दोनों चीजें उसमें हैं तो वो सर्वाइव कर जाएगा, यानी कि जो हमारे फेगोसाइट्स हैं तो वो उससे डैमेज नहीं कर पाएंगे और वो उसका सर्वाइवल हो जाएगा। और वो वहाँ पे फिर उसका अगर सर्वाइवल है वहाँ पे तो फिर वो ग्रो करेगा, उसके नंबर इंक्रीज करेंगे, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी वो परफॉर्म करेगा और जिसके नतीजे में जो है वो टॉक्सिन्स बनाएगा और डिजीज काज करेगा। आगे फिर हमने पढ़े थे इसके टॉक्सिन्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें हीमोलाइजिन था और एक पायरोजेनिक टॉक्सिन था। हीमोलाइसिन जो था वो आरबीसीज की ब्रेकडाउन करता था, यानी कि ये ऐसे प्रोटीन्स या लिपिड की प्रोडक्शन करता था जो आरबीसीज की लाइसिस करते थे उनके सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके। दूसरी तरफ जो था टॉक्सिन वो था पायरोजेनिक टॉक्सिन, यानी कि ये पायरोजन, जैसे हमें बुखार वगैरह होता है तो टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता बॉडी का, या जब हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इन्वेडिंग सेल्स के साथ यानी कि जो लिथल हमारे अंदर बैक्टीरिया या वायरसेस इंटर हुए हैं उनके साथ जब कम्बेट करते हैं तो उसके नतीजे में पायरोजन्स बनते हैं और उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ये सेम लाइक पायरोजन हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है इसकी वजह से हाई हो जाता है और ये टॉक्सिक शॉक्स काज करते हैं इसकी और इसके साथ साथ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को ये टारगेट करता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स को, जैसे कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं बोन मैरो एंड स्प्लीन, और थैंक यू सेकेंडरी सना, लिम्फॉइड। थैंक यू, ओके वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ओके, bacteria perchance Streptococcus pyogenes, if escape from immune system, फेगोसाइट्स से escape कर जाए, then survive करेगा और ड्यूरिंग ग्रोथ फिर टॉक्सिन सिंथेसाइज करता है एज वेल एज एंजाइम्स सिंथेसाइज करता है। ये जो टॉक्सिन नंबर 1 है इसका स्ट्रेप्टोलाइजीन, तो ये टारगेट करता है ब्लड सेल्स को। सिर्फ आरबीसीज का नेम ना ले, ब्लड सेल्स को टारगेट करता है। और जो सेकंड टॉक्सिन है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन या पायरोजेनिक टॉक्सिन, ये टॉक्सिन एंडोटॉक्सिक शॉक काज करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये टारगेट करता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम को। रिमेनिंग तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं और इसका पर्टिकुलर टारगेट होता है रीजनल लिम्फ नोड्स को, पर्टिकुलरली ये टारगेट करता है। राइट बच्चों, क्या यही तक पढ़ा था या यस हमने सर। इसके आगे डिजीजेस भी पढ़ी थी? नो सर, यहाँ तक ही पढ़ा था, टॉक्सिन्स तक। ओके ओके ओके, थैंक यू। अब इसके टॉक्सिन्स भी आप थोड़ा सा, अगर दो टॉक्सिन्स मैंने बताए हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टारगेटिंग दी blood cells and cells of reticuloendothelial system। और साथ में ऑप्शन ये है, if higher quantities of toxin is available in the blood then एंडोटॉक्सिक शॉक हो सकता है। तो ये भी सेल्स की लाइसिस काज कर रहा है। दैट इंडिकेट कि जहां पर ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा, वहां पर ये सेल्स को किल करके
पस में कन्वर्ट करेगा। तो ये बैक्टीरिया भी पायोजेनिक इन्फेक्शंस काज करता है, पायोजेनिक इन्फेक्शंस। अब इसकी वजह से इन्फेक्शंस कौन से होते हैं? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज सोर थ्रोट। सोर थ्रोट, गला दर्द करने लग जाता है। इसमें क्या होता है? इनिशियली देयर विल बी नेजल डिस्चार्ज, then sneezing, followed by coughing, and as a result of coughing sore throat हो जाता है, गला दुखने लग जाता है। ऐसे केसेस में जब भी आप ड्रिंकिंग करोगे, पानी पिए या कोई और लिक्विड टेकअप करते हैं या फूड खाते हैं, तो आपके थ्रोट में पेन होती है ड्यूरिंग इंजेशन। एनगल्फ करेंगे जब भी, लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो थ्रोट में पेन होती है, दैट इज इंडिकेशन। और प्लस इसमें टेम्परेचर होगा, जैसा कि हम टॉक्सिन्स में पढ़ चुके हैं। तो क्लिनिकल डिजीज क्या होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की? कि आपको टेम्परेचर होगा, हाइपरथर्मिया होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, स्नीजिंग, कफिंग, और जो स्पेसिफिक इंडिकेशन है कि देयर विल बी पेन इन थ्रोट ड्यूरिंग ड्रिंकिंग और इंजेशन। जब भी फूड लें या पानी पिए तो थ्रोट में पेन होती है। सेकंड मैनिफेस्टेशन इस बैक्टीरिया की, पर चांस ये कम है, इसका रेट कम है, फ्रीक्वेंसी कम है इस इन्फेक्शन की जो अभी मैं बताने लगा हूँ। तो पर चांस स्किन पे इंजरीज के दौरान ये बैक्टीरिया ट्रैप हो जाए। ये स्किन पे प्रेजेंट तो नहीं होता, लेकिन पर चांस स्किन वुंड्स को कंटेमिनेट कर दे तो ये बैक्टीरिया भी पायोडर्मा काज करेगा। पायोडर्मा, पायो पस से है, डर्मा डर्मिस से है। तो ये दो प्रोमिनेंट लोकल इन्फेक्शंस हैं। लोकल इन्फेक्शंस के लोकल साइट पे पूरे का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो रहा। दैट फ्रॉम थ्रोट, फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बैक्टीरिया इन्वेड कर जाए तो देन ये डिसेमिनेट होगा ब्लड में और वहां पे ग्रो करेगा, टॉक्सिन्स बनाएगा और सेप्सिस का बायस बनेगा, सेप्टिसीमिया का बायस बनेगा। सेप्टिसीमिया ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज उसके टॉक्सिन्स ब्लड में प्रेजेंट हो। और फर्दर मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दी है मैंने कि ब्लड में जब ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा तो देन ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करेगा। इस बैक्टीरिया की एक और प्रॉपर्टी है कि ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स स्पेशली वो टारगेट करते हैं हार्ट के मसल्स को टारगेट करते हैं। हार्ट के मसल्स को वो टारगेट करते हैं। एज अ रिजल्ट एंडोकार्डाइटिस काज करते हैं। एंडोकार्डाइटिस कार्डियक से, एंडोकार्डियम से ये वर्ड लिया गया। तो हार्ट की सेल्स को टारगेट करेंगे, इन्फ्लेमेशन होती है और एज अ रिजल्ट फिर एंडोकार्डाइटिस होती है।
इस बैक्टीरिया के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है। ये डिजीजेस का नंबर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस तो क्लियर है कि सोर थ्रोट काज करता है, पायोडर्मा का बायस बनता है, टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम काज करता है, एंडोकार्डाइटिस काज करता है। ये प्रोमिनेंट मैनिफेस्टेशंस हैं इसकी। समटाइम्स ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स मेनिंजीज को टारगेट कर देते हैं। मेनिंजीज ये लेयर्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम के बाहर मौजूद हैं, मेनिंजीज कहा जाता है इन्हें, उनको भी टारगेट करते हैं। एज ए रिजल्ट मेनिंजाइटिस हो जाती है। अब इस बैक्टीरिया के क्लिनिकल साइंस को अगर हम सम अप करें, क्लिनिकल साइंस को थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों में, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और एक साइंसदान का या पढ़े लिखे बंदे का पर उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो चीज़ों को रिलेट करे। मेरी परसेप्शन आजकल के रेफरेंस से ये है, आई माइट बी रॉन्ग, बट अगर मैं इस बैक्टीरिया के साइंस को रिलेट करूं विद कि कोरोना इन्फेक्शन है या इन्फ्लुएंजा है, नो डाउट इनिशियली ये इन्फेक्शंस हो रहे हैं। अब अगर आप इन दोनों वायरसेस को देखें तो लिटरेचर क्या कहता है, जो प्रीवियस स्टडीज हैं वो हमें बताती हैं कि कोरोना वायरस एज वेल एज इन्फ्लुएंजा वायरस, इनका टारगेट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फॉलोड बाय इंटेस्टाइनल सिस्टम। ये वायरस इन दो सिस्टम्स को टारगेट करते हैं। अब इस बैक्टीरिया पे गौर करें जिसको हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, तो इसको तो चांस चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से डैमेज हो और ये एंटर हो जाए। अब अगर कंडीशन ये हो कि कोरोना हुआ या इन्फ्लुएंजा हुआ और उसके बाद इस बैक्टीरिया ने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो चांस पे बैठा होता है, अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहा होता है। अब इस बैक्टीरिया के साइंस को आप अगर कोरोना के साथ या इन्फ्लुएंजा के साथ सम अप करें तो फिर क्लिनिकल साइंस क्या बनेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि वायरस तो है ही है, अगर उसके साथ ये बैक्टीरिया भी आ जाए तो फिर साइंस क्या होने चाहिए? फिर साइंस ये बनने चाहिए कि रेस्पिरेटरी साइंस तो आएंगे, कोरोना भी काज कर रहा है, ये बैक्टीरिया भी काज करता है, तो रेस्पिरेटरी साइंस तो अपीयर होंगे, यानी कि थोड़ा सा नेजल डिस्चार्ज होगा, स्नीजिंग होगी शुरू में, देन कफिंग होगी, इनिशियली कफिंग विदाउट प्रोडक्शन होगी, यानी कि ड्राई किस्म की कफ होगी। लेटर ऑन प्रोडक्टिव कफिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोडक्टिव कफिंग स्टार्ट होने की रीजन इस बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना है, क्योंकि हाँ ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, सेल्स की डेथ काज कर रहा है और पस फॉर्मेशन का बायस बन रहा है। और फिर इस बैक्टीरिया में अगर आप देखें तो टेम्परेचर होता है, नो डाउट वायरस और ये दोनों मिलकर फिर टेम्परेचर करते हैं। जिन चीज़ों की तरफ मैं इंडिकेशन लेके जाना चाह रहा हूँ, इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन दो काम कर रहे हैं, एंडोकार्डाइटिस काज करते हैं और शॉक भी काज करते हैं, प्लस मेनिंजाइटिस काज करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को वास्ट करें, स्ट्रॉन्ग करें ऑब्जर्वेशन को, तो कुछ लोगों में इस तरह के साइंस आ रहे हैं कि कोरोना के बाद हार्ट के प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, तो व्हाई नॉट दिस बैक्टीरिया?
ये बैक्टीरिया अगर एड अप होता है कोरोना के बाद तो हार्ट के साइंस तो आने चाहिए, एंडोकार्डाइटिस काज करता है, टॉक्सिक शॉक काज करता है और सडन डेथ का बायस बन सकता है, प्लस ये मेनिंजाइटिस भी काज कर रहा है। तो अगर ये कोरोना के साथ ऐड हो जाता है ये बैक्टीरिया, तो ये मेनिंजाइटिस के रिजल्ट में फिर हेडेक तो होगी, पेन तो होगी। तो चांसेस आर देयर कि हमारे यहाँ सिर्फ वायरस ही नहीं है, उस वायरस के साथ जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया हैं लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ये भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। राइट। एक और एडिशनल चीज इस बैक्टीरिया के रेफरेंस से, जो कि अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ऐसा बहुत कम होता है, जिन बैक्टीरिया में होगा जरूर डिस्कस करेंगे, बट जो स्पेसिफिक चीज इस बैक्टीरिया के साथ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के साथ रिलेट की जाती है वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल प्रॉब्लम्स। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल प्रॉब्लम्स, इस वर्ड पे गौर करें कि जो डैमेज इस बैक्टीरिया ने करना था वो तो कर दिया, अब अगर रिकवरी हो जाती है ह्यूमन की बॉडी से, ये बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाता है, इसके बाद भी इस बैक्टीरिया के आफ्टर शॉक्स को फेस करना पड़ता है। ये कहा जाता है साइंस में और इस बैक्टीरिया की स्टडीज में ये चीजें शामिल हैं कि इस बैक्टीरिया की कुछ एंटीजेंस ऐसी हैं जिनकी वजह से लेटर ऑन बाद में बैक्टीरिया की डिजीज हो गई, रिकवरी हो गई, उसके बाद जब रिपीटेड एक्सपोजर होता है इस बैक्टीरिया को तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शंस ऑपरेट होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शंस, अब ये क्या चीज है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है। जैसे एलर्जी है, एलर्जी असल में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन है। इस बैक्टीरिया के केस में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शंस होते हैं। ये क्या चीज है टाइप 3 रिएक्शंस? अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज गलबन आप लेटर ऑन इसको पढ़ लेंगे। इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है। हाइपर सेंसिटिविटी में अपॉन सेकेंड टाइम एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन, अपॉन सेकेंड टाइम एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन, हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से बिहेव करता है कि हमें हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। 4 टाइप्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस में टाइप 3 रिएक्शंस होते हैं। टाइप 3 रिएक्शंस में एक्चुअली सॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या चीज है? एंटीजन एंटीबॉडी अगर स्पेसिफिक हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस ये वो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो इजीली हमारे ब्लड और दूसरे सिस्टम्स के दरमियान प्रेजेंट बैरियर्स को क्रॉस कर पाते हैं। तो सॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में अगर हम रिपीटेडली इस बैक्टीरिया को एक्सपोज होते रहें। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एज अ रिजल्ट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल प्रॉब्लम्स आते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या आते हैं?
एक प्रॉब्लम है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर, इसको स्कारलेट फीवर भी कहते हैं, स्कारलेट फीवर, SCARLET, स्कारलेट फीवर, रूमेटिक फीवर। इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, एक्सक्यूज मी सर, रूमेटिक की स्पेलिंग क्या है? RHEUMATIC, रूमेटिक फीवर। क्लियर है बेटे? यस सर। ओके, इसमें क्या होता है रूमेटिक फीवर में कि फीवर तो होगा, एक्चुअली ये रूमेटिक हार्ट डिजीज है। रूमेटिक हार्ट डिजीज, 3 नाम बता दिए मैंने, स्कारलेट फीवर, रूमेटिक फीवर और तीसरा नेम है रूमेटिक हार्ट डिजीज। कि ये सालुबल जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इस बैक्टीरिया को रिपीटेड एक्सपोजर के रिजल्ट में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शंस की शक्ल में, तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जाके डिपॉजिट हो जाते हैं कार्डियक टिश्यू में, हार्ट के टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और चूंकि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, जब इनकी रीजनेबल अमाउंट हार्ट के टिश्यू में अकमुलेट हो जाती है तो फिर इन्फ्लेमेशन होती है और हार्ट अपना काम, अपनी एक्टिविटीज प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाता और एज अ रिजल्ट डेथ होती है। दोबारा से सुने कि इस बैक्टीरिया को जब रिपीटेड एक्सपोजर होता रहे तो इस बैक्टीरिया की कुछ एंटीजेंस ऐसी हैं जो कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 का बायस बनती हैं और हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शंस में सॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। वो सॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जाके डिपॉजिट होते हैं हार्ट की वॉल्स में, कार्डियक टिश्यू में जाके डिपॉजिट होते हैं। एज अ रिजल्ट हार्ट की वॉल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वोलन हो जाती हैं और हार्ट अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता, पेन होती है, हार्ट में पेन होती है और ज़्यादा होता जाए ये प्रॉब्लम तो इससे डेथ के चांसेस होते हैं। एक तो ये काम होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डैमेज। सेकंड जो काम होता है कि ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शंस बन रहे हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं जाके किडनी में, ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी में। ये किडनी के अंदर वेसल्स हैं, उनको कहा जाता है ग्लोमेरुलाई। किडनी के अंदर नालियां, बारीक नालियां हैं, बारीक वेसल्स हैं, उनके अंदर जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं और जब ज्यादा क्वांटिटी में डिपॉजिट हो जाए तो अगेन इन्फ्लेमेशन होगी। एज अ रिजल्ट किडनी की स्वेलिंग हो जाती है और ये फिर किडनी की पेन होगी। इस कंडीशन को कहा जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का वर्ड यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी के लिए और ग्लोमेरुलाई से हो रही है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इस पे कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, आहिस्ता आहिस्ता ये कॉम्प्लेक्सेस बढ़ते जाएंगे और कंडीशन वर्स होती जाएगी और इसकी वजह से यूरिन स्टॉप हो सकती है, रिटेंशन हो सकती है यूरिन की और ये कंडीशन भी एक ह्यूमन बीइंग को डेथ की तरफ लेके जा सकती है। एक और प्रॉब्लम आता है
कि ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जाके डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, और जॉइंट्स में डिपॉजिट होने की वजह से आर्थराइटिस होती है। आप जो भी मेडिसिन यूज करेंगे, जो भी ड्रग यूज करेंगे, वो इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस पे काम नहीं करती है। एज अ रिजल्ट जॉइंट्स की स्वेलिंग होती है और फिर हाईली पेनफुल कंडीशन होती है। लेट मी रिवाइज फॉर यू कि जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस रिपीटेड होते रहें, टाइप 3 रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शंस का बायस बन सकते हैं, और उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कि हार्ट में जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, किडनी में जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, और एज अ रिजल्ट कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनते हैं। इन कंडीशंस को कहा जाता है कि ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कंडीशंस हैं। राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें? जी स्टूडेंट्स, बच्चों को क्वेश्चन। सर नॉर्मली जब फातिमा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके रिजल्ट में तो एंटीजन जो है वो तो डिस्ट्रॉय होता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं डिस्ट्रक्शन होती, उल्टा ये बॉडी को ही नुकसान पहुंचा रहा है। बेटे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना होने की रीजन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। आपने गालिबन हाइपर सेंसिटिविटी को पढ़ा नहीं है। हाइपर सेंसिटिविटी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें एंटीजन का साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज की एंटीजन्स होती हैं, और नो डाउट अपॉन फर्स्ट एक्सपोजर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज तो बन जाती हैं। सेकंड टाइम जब रीजनेबल क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में सेम एंटीजन हमारे ब्लड में आए तो सॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। सॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फिर मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हैं। इन रूटीन तो ऐसे ही होता है कि अगर एंटीजन रीजनेबल साइज की है, एंटीबॉडी बनी हुई है, तो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उनको हमारी बॉडी के सेल्स एलिमिनेट कर देते हैं। बट यहाँ पे जो जब एंटीजन्स का साइज बहुत स्मॉल हो तो फिर हायर क्वांटिटी में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस साइज में इतने स्मॉल होते हैं कि मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाते हैं और जाके टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाते हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जी बच्चों, कुछ और पूछना चाहें? सर इम्यून कॉम्प्लेक्स जब किडनी में डिपॉजिट होते हैं तो कंडीशन जो काज होती है उसका नेम क्या है? Hamza, can you revise your question? Can you repeat your question? सर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जब किडनी में डिपॉजिट होते हैं तो जो कंडीशन काज होती है उसका नेम क्या है? इम्यून कॉम्प्लेक्सेस अगर हार्ट में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो मैंने बताया आपको कि रूमेटिक हार्ट डिजीज हो जाएगी। अगर हार्ट की वॉल में जाके डिपॉजिट होते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक का वर्ड पेन से है, तो इसी को स्कारलेट फीवर का भी ये एक उसका हिस्सा है। अगर वो जाके किडनी में डिपॉजिट होते हैं तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का बायस बनेंगे, और अगर वो जाके जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं तो रिमेटिक आर्थराइटिस का बायस बनेंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जाके डिपॉजिट कहाँ पे हो रहे हैं। हार्ट में होंगे तो रिमेटिक हार्ट डिजीज, और जिसको रिमेटिक फीवर का भी नेम दिया मैंने। जी बच्चों, और कुछ पूछना चाहें? ओके, अब नेक्स्ट है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो मैं चूंकि आपको डायग्नोसिस डिटेल के साथ स्टेफिलोकोकस ऑरियस में पढ़ा चुका हूं, पैटर्न सेम होगा। डिफर क्या करेगा कि इसकी माइक्रोस्कोपी जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन लॉन्ग चेन्स नजर आएंगे,
एक तो ये डिफरेंस आएगा। सेकेंड डिफरेंस जो प्रेजेंट है, इस बैक्टीरिया को कल्चर करना आसान नहीं है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस तो आसानी से ग्रो कर जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, ये इतनी आसानी से लेबोरेटरी मीडिया पे ग्रो नहीं करता। यस, एक मीडिया का नेम लिख लें, बाकी तो आप प्रैक्टिकल में कीजिएगा। एक सिलेक्टिव एनरिच्ड मीडिया यूज किया जाता है इसको कल्चर करने के लिए। उस मीडिया का नाम है क्रिस्टल वायलेट ब्लड एगर। क्रिस्टल वायलेट ब्लड एगर, ये मीडिया सिलेक्टिव है एंड एनरिच्ड है। एनरिच्ड के जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस को अगर आप सैंपल्स में से कल्चर करना चाहें तो इस मीडिया को आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर कल्चरिंग। इसमें जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस बैक्टीरिया का रिलेशन बीटा हीमोलिटिक ग्रुप के साथ है और बीटा हीमोलिटिक ग्रुप में एंटीजेनिक वेरिएशंस की बेस पे फिर फर्दर 20 ग्रुप्स हैं। तो अगर आप इस बैक्टीरिया का ग्रुप मालूम करना चाह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया किस ग्रुप से तल्लक रखता है, ग्रुप ए से या दूसरे किसी ग्रुप से तल्लक रख रहा है, क्योंकि ह्यूमन में बीटा हीमोलिटिक टाइप ए बैक्टीरिया डिजीज काज करते हैं, तो इसके लिए आप इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नो डाउट आप इसमें मॉलिक्यूलर टेक्निक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके केस में, इस बैक्टीरिया के केस में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई कि नेजल डिस्चार्ज, स्नीजिंग, कफिंग फॉलोड बाय सोर थ्रोट, ये स्पेसिफिक है कि गला आपका दर्द करने लग जाता, पेन होती है अपॉन ड्रिंकिंग और इंजेक्शन। रेड जी, ट्रीटमेंट इसका बहुत मुश्किल नहीं है। ये बैक्टीरिया सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब रेस्पॉन्ड करता है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को, स्पेशली एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। इन एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को ये बैक्टीरिया रेस्पॉन्ड करता है मोर देन 90% केसेस। मोर देन 90% केसेस अगर ये ड्रग्स यूज कर ली जाएं, ये एंटीबैक्टीरियल्स यूज कर लिए जाएं, मैं रिपीट करूं, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, इनको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस रेस्पॉन्ड करता है। अगर आप ये इन टाइम यूज कर लें तो आपका सोर थ्रोट ठीक हो जाएगा और इतने सारे प्रॉब्लम्स से आप बच जाएंगे। और इस एंड नोट, ये बैक्टीरिया पढ़ाने का जो एंड नोट बनता है कि इस डिजीज से हम फ्रीक्वेंटली गुजरते हैं, फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस को। पर चांस आपको रेस्पिरेटरी इशू आता है जिसमें आपके थ्रोट में पेन होती है, तो डोंट वेट मत करें, फौरन से पहले एंटीबैक्टीरियल लें ताकि इस बैक्टीरिया को स्टार्ट में ही एलिमिनेट किया जा सके। ज़्यादा देर तक ये अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस लीथल कॉम्प्लिकेशंस हैं। 90% बैक्टीरिया रेस्पॉन्ड करते हैं, पर चांस क्योंकि 10% का चांस है कुछ बैक्टीरिया अगर वो रेजिस्टेंट हैं तो फिर ज़रूर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करवा लेना चाहिए। अदरवाइज ये इन एंटीबैक्टीरियल्स को बैक्टीरिया रेस्पॉन्ड करता है। टू सम अप
टुडेस लेक्चर आप थोड़ा सा गौर करें। मैंने इस बैक्टीरिया को रिलेट किया है विद कोरोना, कि कोरोना के बाद चांसेस हैं कि ये बैक्टीरिया भी अपना काम शुरू कर दे। आप ज़रा अगर मीडिया से इन कांटेक्ट हैं, क्योंकि कोविड बहुत कॉमन है और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, अक्सर फिजिशियंस के की प्रेस्क्रिप्शन अगर आप नोट करें तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल दी जा रही है कोविड के केसेस में। तो वाई नॉट ये एंटीबैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस को स्टॉप करने में रोल प्ले करती है, ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस ना आ सकें और सिर्फ वायरस को ही हैंडल करना पड़े। ये बैक्टीरिया एड ऑन होगा तो केसेस की हालत बिगड़ जाती है और वो फिर मॉर्टेलिटी का बायस बनते हैं। इस बैक्टीरिया की भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमारे रूटीन के शेड्यूल में इस बैक्टीरिया की वैक्सीन शामिल नहीं है। तो हमें रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली इस बैक्टीरिया को फेस करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम आता है। रिमेंबर वन थिंग कि जब भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रिजल्ट में आपको सोर थ्रोट हो तो उसका फौरन से पहले ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। राइट बच्चों, मैं आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, आप कोई सवाल करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। जी स्टूडेंट्स, आप कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें बच्चों? सर मॉलिक्यूलर टेस्ट का आप बता रहे थे कि वो परफॉर्म क्यों नहीं करते, रिपीट कर दीजिए। बेटे आप जरा अपनी फातिमा नवाज, ये जो आपने हैंड फ्री लगाई होगी मेरा ख्याल, इसको अपने माउथ से थोड़ा सा अवे रहने दें। बोलें, आप बोलें, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आई। जी फातिमा, दोबारा बात करें। सर आई वाज सेइंग कि मॉलिक्यूलर टेस्ट आपने बताया था कि वो हम परफॉर्म क्यों नहीं करते, उसको रिपीट कर दें प्लीज। ओके, सॉरी फॉर दैट। आप अपना माइक म्यूट करो। किसी स्टूडेंट को फातिमा को क्वेश्चन समझ आया हो तो काइंडली रिपीट कर दे मेरे लिए, मुझे उसकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर वो कह रही हैं कि आपने कहा था कि हम मॉलिक्यूलर टेस्ट परफॉर्म नहीं करते इस केस में, तो ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों नहीं परफॉर्म करते मॉलिक्यूलर टेस्ट? मॉलिक्यूलर टेस्ट बेटे आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी स्टेप्टोकोकस ऑरियस के रेफरेंस से, वो भी इसके रेफरेंस से भी सेम कंडीशंस हैं। अगर तो आपने क्लिनिकल केस में से सैंपल सही एक्यूरेट सैंपल कलेक्ट कर लिए तो फिर आप मॉलिक्यूलर टेस्ट पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने थ्रोट स्वैब लिया है तो चांसेस आर देयर कि बैक्टीरिया वो ना हो जो एक्चुअली डिजीज काज कर रहा है। अगर आप ब्लड से सैंपल ले रहे हैं तो फिर वो डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया है। अगर आप पस सैंपल ले रहे हैं तो डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया। अगर थ्रोट से आप स्वेबिंग कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप डिजीज काज करने वाले बैक्टीरिया की बजाय जो कॉमनली वहाँ पर प्रेजेंट है उसको टेकअप कर लें। पीसीआर आप कर सकते हैं अगर आपका सैंपल एक्यूरेट हो। जी बच्चों, कुछ और पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें बच्चों? ओके, विद दिस हमने एक और बैक्टीरिया फिनिश कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम इसी जीनस की कुछ और स्पीशीज हैं जो ह्यूमन में डिजीज काज करती हैं, तो कमिंग लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। बच्चों आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का एहतराम किया करें।